आंख खुली तो करीबी मंदिर से सिख और घंटियां बजने की आवाज़ कानों में पड़ी। सुबह हो रही थी। टेबल लैंप जलाकर दीवार पर लगे क्लॉक को देखा। सुबह के 8:45 बज रहे थे। बरामदे वाली रोशनदान में से सुबह की हल्की हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सारी रात गहरी नींद सोया रहा था। तबीयत काफ़ी हशाश बशाश थी जब ख्याल आया कि ये मेरा घर नहीं है और मैं बहुत ही अहम कौमी मिशन पर यहाँ कैप्टन राम किशन मेहता के रूप में आया हूँ, तो दिल पर एक लम्हे के लिए बोझ सा पड़ गया। साथ वाले कमरे से माता जी के रामायण की कथा पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। किचन में पानी की टूंटी खुली थी। शायद माला सुबह सुबह ही आ जाती थी और वह बर्तन साफ कर रही थी और मैं उठकर गुसल खाने में घुस गया। शेव करके गुसल किया और स्लीपिंग गाउन में ही कमरे से बाहर निकला है। माता जी के करीब जाकर राम राम कहते हुए इनके चरण छुए और किचन की तरफ बढ़ा। माला वाकई आई हुई थी और गैस के चूल्हे पर दूध उबाल रही थी। मैंने कहा, चाय की एक प्याली बना दो जल्दी से। माला ने ताज्जुब से देखा और बोली, बाबूजी आप तो फजर के वेले हमेशा दूध पीते हैं। मैंने माथे को हाथ से दबाते हुए कहा, हाँ दूध ही पीऊँगा, मगर आज कुछ सर दर्द कर रहा है, पहले चाय की एक प्याली पीऊँगा। नाश्ते पर मेरे सामने एक कटोरी में दही और फुल्कियाँ लाकर रख दी। मालूम हुआ कि कैप्टन मेहता नाश्ते में दही और फुल्कियाँ शौक से खाता था। मैंने ऐसे ही किया। मैंने थोड़े थोड़े सिगरेट पीने शुरू कर दिए थे, क्योंकि कैप्टन मेहता भी सिगरेट पीता था। इसका ब्रांड कैप्टन सिगरेट था। ये भी मुझे नौकरानी माला की वसातत से मालूम हुआ। मैंने इसे सिगरेट लाने के लिए भेजा तो वो कैप्टन का पैकेट ले आई। जाहिर है कैप्टन मेहता यही सिगरेट पीता था। माता जी ने मुझे सामने बिठाकर नाश्ता कराया। फिर जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मेरे माथे पर गंगा के पानी में भिगोया हुआ मलमल का टुकड़ा छूकर बोली, पुत्र आज तू दफ्तर नहीं जाएगा ना? मैंने कहा, माता जी दफ्तर वाले चाहते हैं कि मैं आज भी आराम करूं। वैसे कुछ अफसर मुझसे मिलने आएंगे, इनके लिए थोड़ी सी मिठाई और फल माला से मंगवा कर रखिएगा। मैंने बटुए में से 200 रुपये निकाल कर माता जी को दिए। माता जी ने माला को आवाज़ दी कि बाजार जाए और सब्जी वगैरह खरीद कर लाए मार्केट से। मैं अपने कमरे में आ गया। इस घर का टेलीफोन मैंने देख लिया था कि खाने वाले कमरे में फ्रिज के ऊपर रखा रहता था। मैंने माता जी से कहकर कि हो सकता है कि दफ्तर से फ़ोन आ जाए, टेलीफोन उठवा कर अपने कमरे में रख लिया। मैं चाहता था कि अब फ़ोन मेरे कमरे में ही रहे, क्योंकि 2-1 दिन में किसी वक्त भी दिल्ली में मुकीम अपने एजेंट का फ़ोन आ सकता था। मैं पलंग पर लेट कर अखबार पढ़ने लगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार था। इसमें मेरी खबर भी अंदर के सफ़े पर छपी थी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई गई थी। इस खबर से मेरी हैसियत को तक़वियत मिलती है। उस रोज़ मोहल्ले के लोग और औरतें भी मुझे देखने और माता जी को बधाई देने आए। कोई मिठाई लाया, कोई फूलों के हार लिए चला रहा था। सब लोग मेरी माता जी को मुबारकबाद दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली के एक उर्दू अखबार में छपी हुई मेरी खबर के बारे में बताया। 10 बजे मेरे ऑफिस के 3 अफसर आ गए। इनमें हमारा डायरेक्टर वर्मा नहीं था। इनमें से एक आदमी को मैं पहचानता था। वो एयरपोर्ट पर भी मेरे स्वागत को आया था और इसका नाम मुझे तिवाड़ी मालूम हुआ था। तिवाड़ी के हाथ में 2 फाइलें थी। मैंने इनकी चाय से तवाज़ो की। मैं बाकी 2 हिंदू अफसरों के नाम मालूम करने को बेताब था। बड़ी चालाकी से मैंने इनके बारे में मालूम कर लिया। इनमें से एक का नाम मकंद लाल था, जो मेरा स्टेनो था। दूसरे का नाम खैराती लाल था, जो ऑफिस सुप्रीडेंट था। ये तीनों पुख्ता उम्र के हिंदू लाले थे और खद्दर के कुर्ते पाजामे और गर्म सदरियों में बलबूस थे। खैराती लाल सुप्रीडेंट ने कांधे पर गर्म शाल भी डाल रखी थी और गांधी कैप पहन रखी थी। तिवाड़ी मेरे ही महकमे यानी इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी नंबर 2 था और इसकी बातों से पता चला कि जहां मेरे पास दूसरे ममालिक के साथ इंडिया की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के खुफिया मुआहिदाती अमूर के मामलात थे, वहाँ तिवाड़ी के पास सिविल मामलात की निगरानी थी। तिवाड़ी एक इंतहाई तेज़ चमकीली आंखों वाला खराट किस्म का अहदेदार लगता था, जो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी भी बोल लेता था। जबकि खैराती लाल सुप्रीडेंट और मकंद लाल स्टेनो एक आम क्लर्क टाइप मुंशी लग रहा था। मैं तिवाड़ी से होशियार भी रहना चाहता था और इसे अपनी मुट्ठी में भी रखना चाहता था। चुनाचा मैं इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहा था और इसे पाकिस्तान के सरहदी इलाके में डिप्लॉय बॉर्डर फोर्स के बारे में बेकार किस्म की इतलात भी फराहम करने लगा था। तिवाड़ी बड़े गौर से मेरी बात सुन रहा था। कहने लगा, सर आपने बहुत तजर्बा हासिल कर लिया है, दुश्मन के अंदर से होकर आए हैं। इसकी रिपोर्ट पूरी तैयार करके ऊपर मिनिस्ट्री को भिजवाई जानी चाहिए। खैराती लाल सुप्रीडेंट बोला, महाराज आप अभी जवान हैं, आपकी प्रमोशन का बड़ा चांस। मैंने अपनी सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर साहब के बारे में पूछा तो तिवाड़ी बोला, उन्होंने आज फिर आपको शुभकामनाएं भेजी। सर आपके बचे रहने पर बड़े खुश हैं। फिर तिवाड़ी मेरी तरफ झुककर बोला, सर एक छोटी सी इंक्वायरी होगी। वर्मा जी कह रहे हैं, परंतु वो दफ्तरी रूटीन होगी सर। सेक्रेटेरिएट से कर्मचारी आएंगे आपसे मिलने। मेरे बदन में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई, लेकिन मैंने बहुत जल्द अपने आप को नॉर्मल कर लिया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। आखिर मैं कुछ रोज़ दुश्मन के इलाके में रह कर आया हूँ, थोड़ी बहुत पूछगछ तो मुझसे लाजमी तौर पर होने वाली थी। मैंने अभी से इसके लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। अब एक बहुत बड़ा मसला मेरे सामने था। मुझे पाकिस्तान से चलते वक्त मेरे दिल्ली वाले ऑफिस का एड्रेस वगैरह तो मुझे बता दिया गया था,
लेकिन मैं इन रास्तों से बेखबर था। ये दफ्तर कहीं लोधी रोड के अकब में किसी गैर मानूस जगह पर था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी गाड़ी को लेकर ऑफिस में जाने के लिए निकलूं और रास्ते में किसी से अपने ऑफिस के बारे में पूछने का खतरा मोल लूं। मैं अपने घर आए हुए ओहदेदारों से भी नहीं पूछ सकता था और दूसरे रोज़ मुझे अकेले ही अपने दफ्तर जाना था। कौन सी तरकीब लड़ाऊं? आखिर एक तरकीब जहन में आ गई। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए तिवाड़ी से कहा, तिवाड़ी साहब, कल सुबह मुझे दफ्तर की गाड़ी भी दीजिएगा। मेरी गाड़ी कुछ ख़राब हो गई है, आज इसे मिस्त्री के पास भेजा जा रहा है। तिवाड़ी बोला, भिजवा दूंगा सर, कोई बात नहीं। इसके बाद तिवाड़ी ने फ़ाइल खोलकर मेरे सामने रख दी और बोला, आपके जाने के बाद ये फ़ाइल मैंने अपने पास ही रखी हुई थी। मैंने फ़ाइल की वरक गर्दानी करते हुए देखा कि वो एक कम्युनिस्ट मुल्क के साथ इंडिया के लिए असलहे की खुफिया ख़रीदारी के पैकेट से मुतल्लिक फ़ाइल थी। मैं अब समझ गया कि मेरे बॉस ने मुझे ही इस मिशन के लिए क्यों मुंतखब किया था और कैप्टन मेहता की मौत के बाद इस मिशन का ही इंतखाब क्यों किया था। कैप्टन मेहता तो वाकई एक इंतहाई नाजुक और हसास ओहदे पर फाइज था और हमें अपने मुल्क की सलामती के सिलसिले में यहाँ से बेपनाह मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने फ़ाइल बंद करते हुए कहा, तिवाड़ी जी, ये फ़ाइल आप मेरे पास ही रहने दें, कल दफ्तर आकर बात करूँगा। तिवाड़ी ने दूसरी फ़ाइल मेरे आगे कर दी और बोला, और ये फ़ाइल मेरी पर्सनल है सर। आपको मालूम ही है कि मैं अभी तक किसी गैर मुल्की दौरे पर नहीं गया। हर बार शर्मा जी ही को भेज दिया जाता है। इस बार चेकोस्लोवाकिया का दौरा निकल रहा है। अगर आप भी मुझे रिकमेंड कर दें तो ज़रा सैर कराऊंगा। तिवाड़ी की हमदर्दियाँ और एतमाद हासिल करने के लिए ये बड़ा अच्छा मौका था। मैंने तिवाड़ी को देखकर कहा, लाला जी निश्चिंत रहें, भगवान ने चाहा तो इस बार शर्मा जी की जगह आपको चेकोस्लोवाकिया जाएंगे। तिवाड़ी की तो बातें खुल गई, मगर अपने दफ्तर के ही दो साथियों की मौजूदगी का एहसास करते हुए बोला, सर आपके होते हुए तो कर्मचारी को इसका हक मिलेगा ही, ये तो आपकी शुरू ही से साख है। मैंने इसकी चाय और फल से तवाज़ो की और दोपहर के खाने से पहले ही वो चले गए। इनके जाने के बाद मैं कमरे से निकलकर माता जी के पास आया तो बाहर मोटर के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। माता जी तख्त पर बैठी चावल चुन रही थी। इनका हाथ रुक गया। उठकर बरामदे की तरफ गई। मैं भी इनके पीछे पीछे था। बंगले के गेट के पास सड़क पर एक टैक्सी खड़ी थी और इसमें एक बूढ़ा गोल मटोल सदरी पोश लाल एक भारी भरकम साड़ी वाली लालाइन के साथ बाहर निकल रहा था। इनका बिस्तर टैक्सी की छत पर बंधा पड़ा था। माता जी ने कहा, पुत्र आगे बढ़कर चरण छू, तेरे चाचा जी आए हैं। ये कैप्टन राम किशन मेहता के वही चाचा जी थे जिनके बारे में मुझे पाकिस्तान में ही बता दिया गया था कि बम्बई शहर के भिंडी बाजार में कपड़े की दुकान करते हैं और इनका नाम दुर्गा प्रसाद सेठ है। मैं लपक कर हाथ जोड़े इनकी तरफ बढ़ा। चरण छूने ही लगा था कि उन्होंने मुझे अपनी बाहर निकली हुई तोंद के साथ लगा लिया। अरे मेरे किशन, तेरे दर्शनों को तो आंखें तरस गई थी। भगवान ने बड़ी कृपा की, भाभी जो तेरा लाल तेरे चरणों में वापिस आ गया। अब चची की बारी थी। मैंने इनके भी चरण छुए। इसने भी गले लगाकर मेरी बलाएं ली और कहा, भाभी मैंने दुर्गा देवी के मंदिर में 125 रुपए की बर्फी चढ़ाई थी। इसी वक्त जब सुना कि राम किशन घर आ गया है। चचा दुर्गा प्रसाद ने मुझे गौर से देखा और मेरी नाक की तरफ उंगली का इशारा करते हुए पूछा, पुत्र ये तुम्हारी नाक पर जख्म का निशान कैसा है? ये पाकिस्तान में मेरी नाक पर की गई हल्की सर्जरी का निशान था। मैंने नाक पर उंगली फेरते हुए कहा, भैया जी मैं दुश्मन की कैद में था। भगवान की कृपा रही कि उन्होंने मुझे ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया, नहीं तो मेरी नाक भी सलामत न रहती। चचा दुर्गा प्रसाद और चची के बम्बई से आने पर घर में शाम तक दूसरे रिश्तेदार यानी सुजाता के माता पिता और कृष्णा कुमारी का खामद हरि प्रसाद भी आ गया और काफ़ी हंगामा रहा। रात को सुजाता भी आ गई। खाने पर 3 किस्म की सब्जियां, दालें और चटनियां बनाई गई थी। खिचड़ी भी थी और छोटे छोटे फुलके भी, जो मैं आम हालात में दर्जन भर चट कर जाता, मगर वहाँ एहतियात की ज़रूरत थी और मैंने सिर्फ 2 फुलके ही खाए। सुजाता मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में आ गई। वो मुझसे सख्त नाराज़ थी कि मैंने इसे दफ्तर से फ़ोन क्यों नहीं किया। पहले तो तुम दिन में 2 बार मुझे ज़रूर फ़ोन किया करते थे, अब क्या बात हो गई, तुमने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। मैंने भी गुस्से में तुम्हें कॉल नहीं की। अब ये भी पता चल गया कैप्टन राम किशन मेहता अपनी महबूबा को दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर फ़ोन किया करता था। मैंने माजरत पेश करते हुए कहा कि दफ्तर के लोग आ गए थे। काफ़ी देर दफ्तरी उमूर पर बात करते रहे, फिर बम्बई से लाला जी आ गए, क्षमा कर दो, परंतु तुमको दिल ही दिल में बराबर याद करता रहा था। सुजाता ने मेरी कॉफ़ी में चीनी नहीं डाली थी। मैंने एक घूंट भरा और कहा, अरे तुम चीनी डालना भूल गई हो क्या? सुजाता ने किसी कदर ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन तुम तो हमेशा कॉफ़ी बगैर चीनी के पीते हो। मैंने सर को एक तरफ झटका और कहा, अरे मुझे भी क्या हो गया, सब कुछ भूल गया हूँ। फिर चेहरे पर इंतहाई संजीदगी तारी करते हुए कहा, सुजाता तुम विश्वास करना, दुश्मन ने मेरा ब्रेन वॉश करने के इतने जतन किए कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक अपना नाम और घर भी भूल गया होता। सुजाता ने मेरे सर को अपने साथ लगा लिया और बोली, अब मैं तुम्हें कभी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं करने दूंगी। भगवान तुम्हें अपनी शरण में रखे, तुम्हारे बिना तो मैं जी ना सकूंगी। बात टल गई थी।
मैं अपने बड़े परिवार में आ गया था कि कदम कदम पर लग़ज़िश खा जाने का डर लगता था। फिर भी मेरी आंखें खुली थी और मैं इंतहाई मोहतात होकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था और एक एक बात और एक एक हरकत को जहन में नक्श करता चला जा रहा था। किसी वक्त जब मुझे ख्याल आता है कि सेक्रेटेरिएट से 2 अफसरों का वफद मुझे पूछगछ करने आएगा, तो दिल एक पल के लिए बैठ सा जाता। ये आजमाइश किसी हद तक कड़ी थी। जो लोग आ रहे थे वो यकीनन बड़े तजुर्बेकार और आजमूदा CID के अफसर होंगे। इनकी उकाबी आंखों से बचने के लिए मुझे भी अपने तमाम तजुर्बे को एक जगह पर जमा करके इन्हें इनके सवाल के जवाब देने थे। बहरहाल मैं पूरी तरह इस आजमाइश के लिए तैयार था। मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हासिल था कि मेरी शक्ल और मरहूम कैप्टन रामकृष्ण मेहता की शक्ल में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि ख़ुद इसके घर वालों, रिश्तेदारों और सुजाता को भी एक लम्हे के लिए शुबा नहीं हुआ। दूसरे रोज़ मैं दफ्तर जाने के लिए ठीक वक्त पर तैयार हो गया। मैंने कोट पतलून ही पहनी क्योंकि मेहता के कपड़ों की अलमारी देखकर अंदाज़ा हो गया था कि वो सूट ज़्यादा पहनता था, क्योंकि अलमारी में ठंडे और गर्म विलायती सूट ज़्यादा थे और खद्दर के कुर्ते और सदरियाँ 2-4 ही थी। वो सदरी, कुर्ता पजामा और गांधी कैप शायद सरकारी मीटिंगों में पहना करता था। 9 बजे दफ्तर की गाड़ी आ गई। मैं अपना ब्रीफ केस उठाए वैगन की तरफ बढ़ा तो सिख ड्राइवर ने सलाम करके दरवाज़ा खोल दिया। मैं वैगन में दाखिल होकर इत्मीनान से बैठ गया। वैगन मेरे इस दफ्तर की तरफ चल पड़ी जहाँ मैं ज़िंदगी में पहली बार दाखिल होने वाला था और जिसे मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। दफ्तर लोधी स्ट्रीट के अकब में एक गुमनाम सी जगह पर था। 2 मंजिला पुरानी इमारत थी और बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। मालूम हुआ कि भारत के इस सबसे बड़े दफ्तर को जानबूझकर गुमनाम रखने की कोशिश की गई थी। चौकीदार ने मुझे देखते ही झुककर सलाम किया। वो बड़ा खुश था। इसने गेट को खोल दिया। नमस्कार साहिब, नमस्कार साहिब, प्रणाम साहिब, भगवान की कृपा हुई साहिब, सलाम साहिब। चारों तरफ से इसी किस्म की आवाज़ें आ रही थी। कभी ना देखे हुए चेहरे मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ कर नमस्कार कर रहे थे। एक जगह कॉरिडोर मैंने अपने नाम की तख्ती लगी देखी। चपड़ासी ने आगे बढ़कर मेरे चरण छुए। मैंने इसे गले लगा लिया। इसने चीख उठा दी। मैं अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। एक बड़ी मेज़ के पीछे लोहे के 2 कद आदम फाइल कैबिनेट, 3 टेलीफोन मेज़ पर रखी हुई मुख्तलिफ फाइल, शीशे का जग और गिलास जो ट्रे पर रखे हुए थे। दीवार के साथ छोटी मेज़ पर रखी हुई बिजली की चायदानी और अलमारी में रखे कुछ कप और तश्तरी। मैंने ब्रीफ केस में इस पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। चपड़ासी, जिसके सर के बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो रहे थे और जो गर्म सदरी और खद्दर के कुर्ते पजामे में मलबूस था, हाथ बांधे खड़ा हो गया। बोला, साहिब जी, आपको यहाँ देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। साहिब जी, आप ठीक है ना? मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाल कर मेज़ पर रखते हुए कहा, क्यों, मैं तुम्हें ठीक नहीं लगता? वो दोनों हाथ माथे के पास ले जाकर बोला, भगवान का शुक्र है साहिब जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की है साहिब जी, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाता हूँ। इसने जल्दी से बिजली की चानक उठाई और मुल्हिका बाथरूम में घुस गया। इतने में मेरे अमले के लोगों ने आना शुरू कर दिया था। मैं इनके सिवाय अपने स्टेनो मकरंद लाल और सुप्रीडेंट खैराती लाल किसी की शक्ल से वाकिफ़ नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनसे अपने आप तारुफ होता जा रहा था। इनके नाम भी मालूम हो रहे थे। ये भी मालूम हुआ कि मेरे चपड़ासी का नाम बंसी है। मैंने इन सब की फाइलें और नाम जहन में बिठा लिए। मेरे ही महकमे का सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी भी आ गया। वो बड़े जोश में उठा और बोला, सर, बड़े साहिब आ रहे हैं आपसे मिलने। अब मेरे महकमे के डायरेक्टर वर्मा साहब दाखिल हुए। इनसे एयरपोर्ट पर ही तफसीली मुलाकात हो चुकी थी। भारी भरकम जिस्म खद्दर के कुर्ते पजामे में फंसा हुआ था। एयरपोर्ट पर उन्होंने भी सूट पहन रखा था। इस वक्त सर पर गांधी कैप लगाए, माथे पर तिलक जमाए वो पूरे कांग्रेसी बरहमन लग रहे थे। मुझसे एक बार फिर गले मिले। सब वहीं बैठ गए। किसी के लिए चाय, किसी के लिए कॉफ़ी बनाई। तिवाड़ी ने मार्केट से लड्डू मंगवा लिए। आध घंटे तक ये खुशी की महफिल जमी रही। फिर एक एक करके सिवाय डायरेक्टर वर्मा साहब के सब रुखसत हो गए। चपड़ासी मेज़ साफ करने के बाद बर्तन उठा कर ले गए। वर्मा साहब ने सदरी में से सिगार निकाल कर मेरे सामने पेश किया तो मुझे अपना जहरीला सिगार याद आ गया। वो इस वक्त भी मेरे ब्रीफ केस में मौजूद था। मुझे महसूस हुआ कि ये सिगार मुझे अपने साथ दफ्तर में नहीं लाना चाहिए था। ये ख़ास किस्म के जहरीले सिगार सिर्फ अहम मिशन पर मामूर एजेंटों या जासूसों को ही दिए जाते हैं और मेरा महकमा इंटेलिजेंस का महकमा था, जिसका हर ओहदेदार छूटा हुआ CID का आदमी था। ये जहरीला सिगार मेरा भांडा फोड़ सकता था, लेकिन इस वक्त मैंने सिगार को वहीं ब्रीफ केस में ही रहने दिया था। वर्मा साहब ने मेरी तरफ देखकर धुआं छोड़ते हुए कहा, कैप्टन, तुम्हें तिवाड़ी ने बता दिया होगा, कल 2 बजे सेक्रेटेरिएट से सिक्योरिटी के 2 आदमी तुमसे कुछ बातें करने आ रहे हैं। मैंने भी सिगरेट सुलगा लिया और बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से कहा, हाँ, मुझे बता दिया था तिवाड़ी ने, मैं इनसे ज़रूर मिलूंगा, उन्हें भी तो अपनी फ़ाइल भरनी है। सर, मैं हंस दिया। वर्मा साहब कहने लगे, रूटीन की कार्रवाई होगी। भाई, तुम दुश्मन के पास रह कर आए हो, शायद उन्हें कुछ ऐसी मालूमात चाहिए जो हमारे भारत और उसके लिए फ़ायदेमंद हो। अरे, इनमें तुम्हारा यार भास्कर भी होगा, तुम तो इसे जानते हो ना? मैं खाक इसे जानता था। सिगरेट का कश लगाकर यूं ही बोल पड़ा, अच्छा, भास्कर भी आ रहा है?
इससे आगे मैं एक लफ्ज़ भी भास्कर के बारे में नहीं कह सकता था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। ये मुश्किल भी हमारे डायरेक्टर वर्मा साहब ने हल कर दी। बोले, पूना से यहाँ आकर ज़्यादा खुश नहीं है। भाई कैप्टन, तुम तो जानते हो अपने महकमे को, यहाँ छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है और भास्कर मरहटा है और मरहटे महाराष्ट्र से निकलते ही उदास हो जाते हैं। वर्मा साहब अचानक उठ खड़े हुए और बोले, तुम्हारे पास कुछ केस भेज रहा हूँ। इनमें से केस पंजाब में खालिस्तान के बारे में है। तुम इसे आज ही निपटा कर आगे कर देना, ये सिख हमें चैन नहीं लेने देंगे। वर्मा साहब चले गए तो मैंने ट्रे में पड़ी हुई फाइलों को देखना शुरू कर दिया। इन तमाम फाइलों का ताल्लुक इंटेलिजेंस से था। मैंने अपनी समझ के मुताबिक इन पर गोल मोल अल्फाज में अंग्रेजी में और कहीं हिंदी में नोट लिखकर इन्हें दूसरे ट्रे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वर्मा साहब का खास चपड़ासी एक मुखफल बक्स में दोनों फाइलें लेकर आ गया। इसने बक्स मेरी मेज़ पर रखा और नमस्कार करके वापस चला गया। मैंने देखा कि बक्स को ताला लगा है। अब असूली तौर पर इसकी एक चाबी मेरे पास होनी चाहिए थी, मगर मेरे पास चाबी नहीं थी। मैंने दराजों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मुझे चाबी कहीं न मिली। मैं कुछ परेशान हो गया। चाबी का मिलना ज़रूरी था। इस सिलसिले में मैं किसी से पूछगछ नहीं कर सकता था। इतने में मेरा चपरासी बंसी एक फ़ाइल लेकर अंदर दाखिल हुआ। मैंने सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दिया। इसने फ़ाइल मेज़ पर रख दी और काले बक्स को देखकर बोला, साहिब जी, इसे खोल दूँ। मैंने सोचा कि सीक्रेट फाइल बक्स है, कैप्टन मेहता यकीनन इसे खुद ही खोलता होगा। मैंने इसे कहा कि नहीं, मैं खुद ही खोलूँगा। चपड़ासी बंसी ने हाथ जोड़ लिए और आजी से बोला, साहब जी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? सरकार का नमक ख्वार हूँ, 20 बरस से काम कर रहा हूँ। ऐसे में अंदर आ जाऊँ तो आप हमेशा मुझे ही बक्स खोलने को कहा करते हैं। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इसकी वजह से एक और मसला हल हो गया था। मैंने इसे कहा, ठीक है, बक्स को तो खोल ही दो। मैं सोच रहा था कि ये चाबी कहाँ से लाएगा। जाहिर है ऐसे सीक्रेट बक्स की चाबी एक चपड़ासी के पास नहीं होगी। मैं कुर्सी से टेक लगाए बंसी की तरफ गौर से दिख रहा था। इसने बक्स को एक तरफ उठाया और बक्स के नीचे अंदर एक जानिब एक छोटा सा खाना बना हुआ था। बक्स की चाबी इसमें थी। अगर इस वक्त बंसी चपड़ासी अंदर ना आ जाता तो चाबी मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। इसने चाबी लगाकर बक्स का ताला खोला और चाबी ताले में लगी हुई छोड़कर हाथ जोड़कर बाहर निकल गया। स्याह बक्स में 2 फाइलें थी जिन पर सुरख अंग्रेजी अल्फाज में इंतहाई खुफिया लिखा हुआ था। इसमें एक फ़ाइल तो पंजाब में खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों के बारे में थी और दूसरी श्रीलंका में तामिल दहशतगर्दों को पहुँचाई जाने वाली असलहा की इमदाद के बारे में थी। इन फाइलों के मुताले से मुझ पर इंकशाफ हुआ कि इंदिरा हुकूमत श्रीलंका में तामिल दहशतगर्दों की हर तरह से मदद कर रही है और मदारस रेजिमेंट के 200 मिलिट्री कमांडो तामिल दहशत पसंदों के भेस में श्रीलंका के शुमाली सूबे जाफना में सरगर्मी अमल है। ये भी मालूम हुआ कि इंदिरा ज़ाती तौर पर सिखों की दुश्मन है और वो पंजाब में सिखों की ताकत को कुचल कर रख देना चाहती है। इस सीक्रेट ख़त की कॉपी भी इस फाइल में लगी थी। यह ख़त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने भारतीय हाई कमांड के एक सीनियर सीक्रेट ऑफिसर को लिखा था, जिसमें इसे हिदायत की गई थी कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में सिखों ने बेपनाह असला जमा कर रखा है और अकाली वहाँ खालिस्तान की हुकूमत का ऐलान करने वाले हैं। इसलिए फ़ौरन ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिसकी मदद से हमारी फ़ौज अमृतसर में दरबार साहब में दाखिल होकर सिखों के इस मुक़द्दस मुकाम और गढ़ को हमेशा के लिए कुचल कर रख दे। मैंने मुतवाज़न और गोल मोल अल्फाज में इन दोनों फाइलों पर अपनी तरफ से चंद एक जुमले लिख दिए। बिलाशुबा ये जुमले इंदिरा गांधी की राजनीति यानी सरकारी पॉलिसी के खिलाफ हरगिज़ नहीं थे। दोनों फाइलें स्याह बक्स में रख कर ताला लगाया और चाबी इसी तरह बक्स के नीचे वाली पॉकेट में रख दी और बंसी चपड़ासी को बुलाकर कहा कि बक्स वर्मा साहब के पास ले जाए। साहब जी, ये बक्स तो वर्मा साहब का चपड़ासी खुद ही आकर ले जाएगा, आप वर्मा साहब को फ़ोन कर दें। चलो मैं इन्हें फ़ोन कर देता हूँ, अच्छा तुम जाओ। बंसी चला गया तो मैंने तेज़ी से अपने सर को झटका और सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। मुझे इस किस्म की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। मैंने सोचा ये छोटी छोटी गलतियाँ मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मुझे इस ऑफिस के क़वाइद व ज़वाबित का गहरी नज़र से मुशाहिदा करते हुए कैप्टन मेहता की तमाम आदात को अपनाना होगा, वरना किसी मुसीबत में फंस सकता हूँ। वर्मा साहब का फ़ोन नंबर भी मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल टेबल पर रखी कॉपी में से मुझे इनका फ़ोन नंबर मिल गया। मैंने इन्हें कॉल करके बताया कि फ़ाइल मंगवा लें। उन्होंने पूछा, क्या लिखा है तुमने कैप्टन? मैंने कहा, सर वही लिखा है जो मुझे लिखना चाहिए था। आप तो जानते हैं कि हमें भारत की अखंडता और स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा प्यारी है। वर्मा साहब ने हल्का सा कहका लगाकर कहा, मैं समझ गया। तुम ठीक सोचते हो, मैं चपड़ासी भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर दीवार के साथ लगी आईनी कैबिनेट की दराज खोलकर जैसे कोई फ़ाइल तलाश करने लगा। असल में मैं फ़ाइलों का मुआयना कर रहा था। इनमें ज़्यादातर फ़ाइलें एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लिक थी। अहम फ़ाइलें शायद ब्लैक बक्स में मुकफ़ल हालत में ही मेरे और दीगर सेक्रेटरियों और ऑफिसरों के पास जाती थी। मैं दराज बंद करके बैठा ही था कि बंसी चपड़ासी ने इतला दी कि घर से खाना आ गया है। खुदा जाने घर से खाना कौन लाया था।
और बाद में पता चला कि एक आदमी ने वैगन रखी हुई है जो अफसरों और दूसरे ओहदेदारों के घर घर जाकर खाने के टिफ़िन कैरियर इकट्ठे करके ले आता है और महीने की पहली तारीख को फ़ी अफसर 100 रुपये वसूल करता है। सेक्रेटरी तिवाड़ी अपना खाना लेकर मेरे कमरे में आ गया। कमरे से मुल्हिका एक रिटायरिंग रूम था। तिवाड़ी ने मेरे लिए ख़ास तौर पर चांदनी चौक से गाजर का हलवा भी मंगवा लिया था। इसे अपने दौरा यूरोप के सिलसिले में मेरी सिफारिश की अशद ज़रूरत थी। खाने के दौरान इसने एक बार फिर चीकू स्लोवाकिया के बारे में बात की। मैंने इसे यकीन दिलाया कि जो ही फाइल मेरे रिमार्क्स के लिए मेरी टेबल पर आई मैं इसके हक़ में राय लिखूंगा। तिवाड़ी बेहद खुश हुआ। शायद असली कैप्टन मेहता ने इसके हक़ में हामी नहीं भरी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मेरी इस काया पलट पर कुछ हैरान भी है। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।